सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम मुस्कान एंड आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम विच इज इनकम मेथड। इससे पुरानी वीडियो में हम लोगों ने पहला मेथड किया था जिसका नाम है वैल्यू एडिट मेथड। आई होप आप लोगों ने वो पुरानी वीडियो देख ली होगी। आफ्टर दैट प्लीज प्रोसीड विद दिस वीडियो। सो इट्स अबाउट इनकम मेथड। सॉरी, अगेन मैं यही बोलूंगी कि माई रिकमेंडेशन इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई भी एडिशन आप ले सकते हो बाय संदीप गर्ग। या उससे पहले मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन को आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और कमेंट सेक्शन पे आंसर्स दे चुके होंगे। और स्टिल अगर आप लोगों का आंसर गलत है और आपको कंफर्म करना है आंसर, तो ये सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। यहाँ पे आपको निकालना था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन में गिवन था NVAFC। मैंने आपको बताया था इसको NDPFC भी कहते हैं। NDPFC निकालना था हमको। हमारे पास सारी डिटेल्स गिवन थी, सब्सिडी गिवन था, सेल्स गिवन था, डेप्रिसिएशन गिवन था, एक्सपोर्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से आपने चेंज इन स्टॉक निकाल दिया होगा। सेल्स में प्लस करा होगा चेंज इन स्टॉक विच इज दिस 20। ठीक है, इनको आपने करा होगा ऐड। सेल्स में ऐड करके आपने निकाला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास है। इंटरमीडिएट परचेजेस आपके पास है और साथ में आपके पास है परचेजेस ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज एंड इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, इसमें आपको ये 3 ऑब्जर्वेशन है जिनका ध्यान रखना होगा। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन में क्या था, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको गिवन है परचेजेस ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज। खुद के मशीन, अपने खुद के यूज के लिए हमने मशीनरी परचेज किया है और यहाँ पे साथ में अलग से इम्पोर्ट दे रखा है। इंपोर्ट को तो आपको इंक्लूड करना ही नहीं है, आपके पास सेल्स गिवन है तो इसका कोई यूज ही नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन को कैंसिल कर दो। राइट, उसके बाद हमारा यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज दे रखा है और इंटरमीडिएट मशीन परचेजेस दे रखा है। देखो, मशीनरी आपको पता है कि हमारे लिए ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड होता है और ये अपने यूज के लिए खरीदा है, इसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। हमको इंक्लूड सिर्फ इंटरमीडिएट परचेज को करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक विच इज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसको निकाल देना, चेंज सब्ट्रैक्ट करके सेल्स में ऐड कर देंगे और इंटरमीडिएट परचेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से आपका आ जाएगा, आपका एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, GVAMP। उसके बाद आपको NVAFC निकालना है। वो आप बहुत आसानी से इन ऑब्जर्वेशंस को यूज करके निकाल सकते हैं। सब्सिडी को, डेप्रिसिएशन को, एक्सपोर्ट गिवन है, इनके थ्रू आप लोग इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड यही है कि इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया था और आप लोगों को अगर फिगर नहीं दिख रही है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इसका। एक सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुकी थी कैसे करना था। और अब इसका आंसर जो है वो है, द आंसर इज 280 लाख। ठीक है, इसका आंसर है 280 लाख। आप लोग का आंसर आ गया होगा और अगर नहीं आया है स्टिल तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर उसके बाद भी आपको फिर भी डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। So yeah, let's proceed with our national income second method which is income method. अब अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं तो नाम से क्या समझ आ रहा है, इनकम मेथड। ठीक है, इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। हम मोस्ट जैसे वैल्यू एडिट में हमने बात की थी कि हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है, कितनी प्रोडक्शन यूनिट, कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट कितनी वैल्यू ऐड कर रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे, उनकी इनकम कितनी उनको रिसीव हो रही है। अगर हम देश में जितने भी लोग हैं उन सबके इनकम को ऐड कर देंगे तो वो हमको फाइनली क्या देता है, नेशनल इनकम ही देगा। तो दिस मेथड इज अबाउट दिस। जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम मेथड में हम क्या मेजर करेंगे, नेशनल इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैक्टर इनकम। ठीक है, जितने भी फैक्टर इनकम है उनके पर्सपेक्टिव से हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। याद रखिएगा, इस इनकम मेथड में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे कंट्री के जो रेजिडेंट है उन सबकी इनकम को ऐड कर देंगे। जो लोग भी एक पर्टिकुलर ईयर में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहे हो, प्रोडक्टिव चीज कर रहे हो, उनकी इनकम को हम ऐड कर देंगे सारे रेजिडेंट्स की और उससे हमको क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम दैट एक्रू टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम एक्रू करते हैं, बाय द वे ऑफ किस तरीके से होती है उनकी इनकम, हम क्या क्या इनकम उनको देते हैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वेजेस देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, रेंट देते हैं एंड इंटरेस्ट देते हैं। राइट, हमने बताया था कि वेजेस किसको मिलती है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट। हमने ये डिटेल में सर्कुलर फ्लो वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। इन सबको मिला के हम लोग के पास क्या आता है, नेशनल इनकम। राइट, और इसमें याद रखिएगा कि इनकम मेथड को हम और भी नाम से बोलते हैं। ये पेपर में कई बार आ जाता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो यूजिंग दी फैक्टर पेमेंट मेथड। तो आपको याद रखना है कि ये इनकम मेथड है
और साथ में इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। तो इसके दो नाम हुए, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है, अब अगर आगे हम स्टार्ट करें कि फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। हमारा ये जो फैक्टर इनकम है अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला कंपोनेंट हमारा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज विच इज COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इस टर्म में आपको क्या समझ आ रहा है कि हम एम्प्लॉइज को क्या कॉम्पनसेट कर रहे हैं। इसमें एम्प्लॉइज की बात हो रही है, हम एम्प्लॉयर की बात नहीं करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है अपने आप में। आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जब इसका डिफरेंस समझ आएगा कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर को में से हम एम्प्लॉइज को क्यों यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, राइट। अब COE क्या होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को जो अमाउंट दी जाती है बाय द एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग दी प्रोडक्टिव सर्विसेज। कोई भी सर्विसेज वो एक एम्प्लॉय कर रहा है अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपनी कंपनी के लिए, उसको जो दिया जाता है उसको कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, कभी कभी एक्स्ट्रा एडवांटेजेस दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन सी कैटेगराइजेशन होती है वो हम देखेंगे। पहला हमारा है वेजेस इन सैलरीज इन कैश। पहला जो एम्प्लॉयर्स को दिया जाता है वो है कैश। ठीक है, आपको पता है सैलरी दी जाती है, वेजेस दी जाती है, कैश के फॉर्म में दी जाती है। तो इट इंक्लूड्स ऑल दी मॉनिटरी बेनिफिट लाइक वेजेस, ठीक है, सैलरीज, बोनस मिलता है, जैसे दिवाली बोनस, अभी दिवाली बोनस मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस, कमीशन की सारे के सारे जो मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे सारा वेजेस इन सैलरीज इन कैश में इंक्लूड होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड की, काइंड में हम बात करेंगे जितने भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है, राइट। जो भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है, जैसे कि कई बार होता है एम्प्लॉइज को फ्री में घर दिया जाता है कि आप यहीं पे रहोगे, राइट, रेंट फ्री होम दे दिया, फ्री में कार मिल गई। कई बार होता है कि एम्प्लॉइज को छोड़ने आते हैं, एम्प्लॉयर्स को, राइट, एम्प्लॉइज को छोड़ने आते हैं और लेने भी जाते हैं ऑफिस। तो ये चीजें इनको फैसिलिटीज मिलती है, तो ये सब आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में। ठीक है, रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सारी की सारी फैसिलिटीज, ये सब जो आता है हमारा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में आता है। साथ में ही आपको ये ध्यान रखना है इम्प्यूटेड वैल्यूज आर कंसीडर्ड, इनकी इम्प्यूटेड वैल्यू, क्योंकि देखो ये क्योंकि सारी की सारी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है, नॉन मॉनेटरी है, जो कि पैसों के टर्म्स में हम देख नहीं सकते ऐसे, बट इनकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको रेंट फ्री होम दे रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट में अभी रेंट क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, और उस हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उस हिसाब से उसको वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड के टर्म्स में उसको माना जाएगा। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यूज देखी जाएगी। तीसरा हमारा है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मुझे कैमरा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि जो भी अलग अलग स्कीम्स होती हैं सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर के लिए, जो भी एम्प्लॉयर्स की वेलफेयर के लिए जो स्कीम दी जाती है, वो सारा जो बेनिफिट दिया जाता है वो इसके अंदर आता है। जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, लेबर वेलफेयर फंड्स, ये सारे अलग अलग तरीके के जो भी स्कीम्स हमारे को अपने कंपनी से मिल रही है वो सारे का सारा यहाँ पे आ जाता है। तो इन तीनों टर्म्स को मिला के हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बनाता है, राइट। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि सेकेंड टर्म, पहला टर्म हमने बात की कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा हमारा बात आएगा रेंट एंड रॉयल्टी। अब रेंट और रॉयल्टी क्या होता है, सी रेंट क्या होता है, रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कोई भी लैंड और बिल्डिंग है उस पे जो हमें मिल रहा है कुछ पैसा रेंट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं रेंट। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा दो तरीके के रेंट है, एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट। देखो एक्चुअल रेंट होता है जब लेट्स से कि ये मेरा एक घर है और इस घर में मैं मतलब कोई मेरा वो रह रहे हैं, किराएदार रह रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो मुझे रेंट दे रहे हैं वो हमारा एक्चुअल रेंट है जो मुझे रिसीव हो रहा है। और लेट्स से अनदर एग्जांपल कि ये मेरा घर है और सिर्फ मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे रेंट देना नहीं पड़ेगा, तो मेरी भी एक नेशनल इनकम के अंदर वैल्यू कैलकुलेट होगी इन द सेंस ऑफ इम्प्यूटेड रेंट की इस पर्टिकुलर फ्लैट की क्या वैल्यू है मार्केट में करंट प्राइस के हिसाब से, उस हिसाब से इसका इम्प्यूटेड रेंट निकाला जाएगा। तो इन दोनों को मिला के रेंट बन जाता है। तो रेंट भी एक तरीके की नेशनल इनकम है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। दूसरा टर्म हमारा आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी बेसिकली क्या होता है कि इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सबसॉइल एसेट्स। देखो बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिसको हम अपना लीज पे देते हैं, राइट, कुछ एसेट्स होते हैं जिनको हम लीज पे देते हैं, उससे जो हमको इनकम रिसीव होती है उसको हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसका एग्जांपल जैसे कि अब ओनर्स होते हैं मिनरल डिपॉजिट के लिए, जैसे कोल, आयरन वगैरह के, इन लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, राइट, तो उसके बेसिस में उनको कुछ पैसा मिल रहा होगा क्योंकि वो अपने एसेट्स, अपने सबसॉइल एसेट्स, कोल, आयरन वगैरह दे रहे हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके बदले में वो उनसे कुछ चार्ज करेंगे, तो वो रॉयल्टी हो जाता है। तो ये दोनों भी एक कॉम्पोनेंट है नेशनल इनकम का।
साथ में ही हमारा तीसरा कंपोनेंट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप लोगों को पता है बहुत ही बेसिक चीज है। इंटरेस्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव फॉर फंडिंग लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, कोई भी हम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एक प्रोडक्शन यूनिट को पैसा उधार में दे रहे हैं, उसके बदले में उनसे जो रेंट ले रहे हैं, बदले में जो उसके हम इंटरेस्ट लेते हैं, राइट, हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे। इट्स नॉट रेंट। अगर हम किसी को उधार में पैसे दे रहे हैं तो हम इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे बैंक हमको इंटरेस्ट देता है, बैंक लोन टेकर को इंटरेस्ट लेता है, तो वो इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ये भी हमारा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। लास्ट कॉम्पोनेंट हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट की देखो अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट आपको वैसे लेमन लैंग्वेज में आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, कि कोई भी एक एंटरप्राइज को, कोई भी एक बिजनेस, कोई भी इंसान जो कुछ सेल परचेज कर रहा है उसमें जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो है। तो ये प्रॉफिट क्योंकि हमारे लिए कैपिटल गेन की तरह काम कर जाता है, या एक तरीके से प्रॉफिट है क्योंकि हमारा, तो इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो ये उसके लिए एक इनकम है। तो इस इनकम को भी ये इसलिए ना इनकम मेथड में हमारा रोल प्ले करती है। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो दे रहा है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बना रहा है, उसमें उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, उसमें जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, वो भी हमारा इंक्लूड होगा नेशनल। ठीक है, अब देखो 3 तरीके के प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं, मतलब यूज किए जाते हैं प्रॉफिट को 3 पर्पस के लिए। कोई भी एक एंटरप्रेन्योर 3 तरीके के पर्पस के लिए अपने प्रॉफिट को यूज करता है। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स होता है, देखो, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एन एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट। कॉर्पोरेट टैक्स वो एक एंटरप्राइज देती है जो उनको प्रॉफिट होता है, उसमें से कुछ डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो एक कंपनी गवर्नमेंट को दे रही है, जो भी उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है उस पे। इसको हम बिजनेस टैक्स भी कहते हैं, राइट, इसको हम बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता होगा वो प्रॉफिट का पार्ट है जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, कि कितना शेयर वो होल्ड कर रहे हैं हमारी कंपनी में, उसके बेसिस पे उसको, उसके शेयर के बेसिस में उसको प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें बढ़ जाता है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहेंगे। और रिटेन अर्निंग क्या होता है, देखो, रिटेन अर्निंग दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व टू मीट द अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसीज एज फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। देखो, रिटेन अर्निंग मतलब कुछ रिटेन करके रख देना। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है, उनके पास इतना, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है कि उनका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे अपने एम्प्लॉइज को दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया, उसके बाद भी उनके पास कुछ पैसा बच जाता है। अगर वो कुछ पैसा बच जाता है तो वो उसको वेस्ट नहीं करते हैं, वो उनको रिटेन करके रख देते हैं कि कभी फ्यूचर में हमें कोई अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसीज अराइव हुई या हमें कभी बिजनेस एक्सपैंड करना हुआ तो हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है, या फिर सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की सेविंग कहा जाता है उसको, ठीक है, और रिजर्व और सरप्लस भी कहा जाता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। आपको ये रिटेन अर्निंग के नाम पता होने चाहिए। तो प्रॉफिट हमारा बेसिकली किन किन चीजों से बना हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, राइट। तो हमने टोटल 4 कॉम्पोनेंट देखे हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद हमने देखा रेंट एंड रॉयल्टी, उसके बाद इंटरेस्ट देखा, एंड चौथा हम लोगों ने देखा ये वाला प्रॉफिट वाला। तो अब इनकम मेथड निकालने का हमारा बेसिक सा यही फॉर्मूला है कि ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इन सारी जो टोटल करा, इन जितने भी हमने ये चारों कंपोनेंट देखे, इन चारों को टोटल जो करते हैं उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चारों चीजें आती है। यहाँ पे आपको देखो लिखा भी है, सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सारी इनकम जो हमारी आ रही है प्रॉपर्टी से, एंड इनकम जो हमारी आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है, जो भी इनकम हमारे पास प्रॉपर्टी के थ्रू आ रही है और जो भी इनकम हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आ रही है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब प्रॉपर्टी से कौन कौन सी इनकम आपके पास आती है, बहुत आसान है, रेंट आ गया, रॉयल्टी आ गई, इंटरेस्ट आ गई। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारी आ गई प्रॉपर्टी से। अब मैं अगर एंटरप्रेन्योरशिप से बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप से वही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। अब देखो, इनकम मेथड में हमारे पास था एक ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना होता है, और दूसरा हमको निकालना होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, देखो, मिक्स्ड इनकम वो सारी इनकम होती है जो हमारी उसमें आ नहीं पाई ऑपरेटिंग सरप्लस में। यानी कि कई बार ऐसा होता है हम सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई छोटे मोटे बिजनेस चलाता है, राइट, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर है, अपना खुद का बिजनेस है, छोटी सी बार्बर, मतलब छोटे से एक सैलून शॉप है, बार्बर है, एक फार्मर है, छोटी सी एक दुकान है। तो ये सबकी जो इनकम होती है सारी मिक्स्ड इनकम में आती है। ठीक है, क्योंकि वो उसको हम रेंट के अंदर, रॉयल्टी के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, प्रॉफिट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। तो जो भी चीजें हम उनमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते उसको मिक्स्ड इनकम के अंदर कैटेगराइज कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, जैसे कि खुद के अकाउंट वर्कर्स के थ्रू, जैसे कि हमारा हो गया फार्मर्स, हो गया बार्बर, हो गया अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, ये सारे के सारे मिक्स्ड इनकम के अंदर रोल प्ले करते हैं।
अब ये मिक्स्ड इनकम का कंसेप्ट क्यों आया मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हम उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए, उनको सेपरेट हेडिंग नहीं दे पाए, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। देखिए, when total factor payment can be estimated but cannot be segregated into separate head, then additional factor payment known as the fixed income is added। ठीक है, this factor payment is also known as mixed income of self-employed। इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं, जो हमने खुद के एम्प्लॉय करके जो हमने कमाई है इनकम, उसको ये भी कहा जाता है। ठीक है, as this problem arises mainly in the case of self-employed people like doctors, chartered accountant, consultant, ये सारे के सारे हुए। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बोला कि एक कोई डॉक्टर है, क्लिनिक चला रहा है और अपने घर के नीचे चला रहा है, मतलब उसका घर है उसके नीचे वो एक क्लिनिक चला रहा है, तो वो मिक्स इनकम के अंदर आ गया। ठीक है, उसके जो हॉस्पिटल से सैलरी वैलरी आ रही है वो तो हमारे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में आ गया, दैट्स फाइन, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आ गया। बट साथ में ही वो अगर अपना रेजिडेंट अपने रेजिडेंस में अपना एक क्लिनिक खोल रहा है और कमा रहा है वहां से, तो वो इसका मिक्स्ड इनकम के तौर पे आ गया, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड के थ्रू अर्न कर रहा है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये डिफरेंस। इसके बाद ये वीडियो का यही एंड होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी और स्टेप्स कैसे कि हम स्टेप्स कैसे सॉल्व करेंगे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स को, और साथ में ही कुछ प्रिकॉशंस ध्यान जो हमें रखने हैं इनकम मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उससे जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अभी हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्कस किया है, उसमें से इसका कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है बोनस टू एम्प्लॉइज, दूसरा ऑप्शन है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बाय द एम्प्लॉयर, थर्ड ऑप्शन इज फ्री मील्स टू बेगर्स, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लीव ट्रेवल अलाउंसेस पेड टू एम्प्लॉइज बाय अ कंपनी। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे करिएगा, मैं चेक कर लूंगी। सो दिस वाज अबाउट इट, सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।